वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने पहली मरतबा कोरोना वायरस के खात्मे की कही बात। टेड्रोस गैब्रियस ने कहा, अगर किए जाएं जामे इक़दाम तो साल 2022 में ही कोरोना वायरस को किया जा सकता है खत्म। दुनिया के कई ममालिक में कोरोना वैक्सीन, लॉकडाउन और दीगर पाबंदियों के खिलाफ जारी है एहतजाज। जर्मनी के कई शहरों में हजारों अफराद ने सड़कों पर निकलकर वैक्सीन के खिलाफ निकाली एहतजाजी रैली। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो में फौज की बगावत को मिली अवामी हिमायत। लोगों ने सड़कों पर निकलकर मनाया जश्न। सदर रोक क्रिश्चियन काबोरे के बारे में नहीं मिल रहे हैं सुराग। फौजी कैंप में कैद करने का अंदेशा। सेंट्रल लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने जजों की ही ले ली क्लास। सोच समझकर बोलने का सिखाया सबक। कहा, इलेक्शन कमीशन के बारे में जजों को सोच समझकर और जबान का लिहाज रखकर बोलना चाहिए। कांग्रेस को लगा यूपी इलेक्शन से पहले बड़ा झटका। सीनियर कांग्रेस लीडर और राहुल की टीम में शामिल RPN सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बीजेपी में शामिल होने के बाद जमकर की PM मोदी की तारीफ। कांग्रेस के बारे में कहा, अब वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को बाबा कहकर मुखातिब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने खूब किया तंज। ट्वीट में लिखा, बाबा अब वजीर आला से साबिक वजीर आला बनने जा रहे हैं। बाबा भैया और बहन जी सिलेक्शन में होंगे, बाय बाय। ये थे हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जान। आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने पहली मरतबा कोरोना वायरस के खात्मे की बात कही है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रियस ने कहा कि अगर जामे इक़दाम किए जाएं तो साल 2022 में ही कोरोना वायरस को ख़त्म किया जा सकता है। टेड्रोस ने WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 150वें सेशन के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कहा, आलमी इदारे सेहत ममालिक को टेक्निकल और ऑपरेशनल सपोर्ट फराहम करने के लिए कौमी, इलाकाई और आलमी सतह पर यानी नेशनल, लोकल और इंटरनेशनल लेवल पर मुसलसल काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ममालिक इन तमाम ज़राए का भरपूर इस्तेमाल करें तो हम वबा से इस साल निजात पा सकते हैं। जर्मनी के कई शहरों में कोरोना वैक्सीन लाजमी लगवाने और वायरस को रोकने के हुकूमती इक़दाम के खिलाफ हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पुलिस के मुताबिक पीर की रात साउथ सूबे बावेरिया में 100 से ज़ायद जलसे मुनक़्क़द किए गए और सेंट्रल स्टेट थ्योरिंगिया में 22,000 अफराद ने एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत की। इसके अलावा हुकूमत की पॉलिसी के हक़ में भी मुजाहरे किए गए, जिसमें कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद के लिए मोमबत्तियाँ जलाई गई। जर्मनी में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ हर हफ्ते पीर की रात मुजाहरे एक मामूल बनते जा रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के एहतजाज में 1 लाख अफराद शरीक हुए थे। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो में फिर एक मरतबा फौज ने बगावत करते हुए मुल्क का इख्तिदार संभाल लिया है। फौजी हुकाम ने सरकारी टेलीविज़न पर कहा कि हुकूमत माजूल कर दी गई है और पार्लियामेंट तहलील हो गई है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि मुल्क के सरबराह रोक मार्क क्रिश्चियन काबोरे कहाँ हैं। फौज ने दावा किया है कि उन्हें फौज के एक कैंप में रखा गया है। दारुल हुकूमत ओगा डोगो में सैकड़ों शहरी मुबैना फौजी बगावत के हक़ में जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकल आए। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने फौज के इस इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। यूक्रेन पर रूसी जारहियत के अंदेशे के दरमियान अमेरिका ने अपने 8,500 फौजियों को हाई अलर्ट पर रखने का फैसला किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन की हिदायत पर पेंटागन तकरीबन 8,500 फौजियों को हाई अलर्ट पर रख रहा है, जिनको मुमकिन तौर पर यूरोप में तैनाती के लिए भिजवाया जा सकता है।
ये इक़दाम इत्तेहादियों के साथ एकजहती के लिए ऐसे वक्त में उठाया जा रहा है जब यूक्रेन पर रूस की तरफ से फौजी हमले का खतरा है और इस ज़िमन में यूरोपीय यूनियन जहां रूस को अब तक की इंतहाई सख्त पाबंदियों की धमकी दे रही थी, वहीं फौजी इत्तेहाद नेटो ने ऐसी सूरत हाल में दिफाई मंसूबे को आखिरी शक्ल दे दी है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने कहा कि अमेरिकी फौजियों की यूरोप में तैनाती का फैसला कर लिया गया है, ताहम इस पर अमल दरामद उसी सूरत में होगा जब नेटो इत्तेहादी रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स यानी फौरी जवाब देने वाली फौज को एक्टिव करने का फैसला करेंगे, या फिर ऐसी सूरत में ये फौजी यूरोप भिजवाए जाएंगे जब यूक्रेन की सरहद के नज़दीक रूसी फौज के इजाफे से मुताल्लिक कोई नई सूरत हाल पैदा होती है। मुल्क शाम में दाइश और अमेरिकी हिमायत याफ्ता बागियों के दरमियान ख़ुरेज़ झड़पें हुई हैं जिसमें बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। तफसीलात के मुताबिक शोरी ज़दा मुल्क सीरिया यानी शाम के शुमाल मशरक़ी इलाक़े में दाइश और अमेरिकी हिमायत याफ्ता बागियों के दरमियान ख़ुरेज़ झड़पें जारी हैं। इन झड़पों में 5 रोज़ में 200 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 45,000 अफराद इलाके से नकल मकानी कर चुके हैं। बता दें कि शाम में पिछले 10 सालों से जंग का माहौल बना हुआ है। अब तक शाम की खाना जंगी में लाखों अफराद मौत का शिकार हो चुके हैं, दसियों लाख जख्मी, जबकि लाखों अफराद अपने वतन को छोड़कर दूसरे मुल्क में पनाह ले चुके हैं। इंडोनेशिया में 2 ग्रुपों के दरमियान होने वाली ख़ुरेज़ झड़प में 19 अफराद के हलाक होने की खबर है। इंडोनेशिया के पापुआ के कस्बे सोरोंग के एक नाइट क्लब में मंगल को 2 ग्रुपों के दरमियान यह ख़ुरेज़ झड़प हुई जिसमें 19 अफराद मारे गए। सूबाई पुलिस के तर्जुमान और सीनियर कमिश्नर एडम एरोंडी ने बताया कि OO एग्जीक्यूटिव क्राउ की एंड क्लब में आधी रात को 2 ग्रुपों के दरमियान झड़पें शुरू हुई जिसमें एक शख्स हलाक हो गया और फिर इमारत में आग लगने तक गोलीबारी जारी रही। एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि झड़प के बाद इमारत से दिगर लाशें मिली हैं जिसमें 18 मरने वालों की तादाद हो गई है। सऊदी अरब ने बगैर किसी फीस या माली मुआवजे के अकामा, एग्जिट और रिटर्न वीज़ों और विजिट वीज़ों की मियाद में फिर एक मरतबा खुद ब खुद तोसी करने का फैसला किया। तफसीलात के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट ने बगैर फीस और बिला मुआवजा गैर मुल्की शहरियों के अकामों, एग्जिट और रिटर्न वीज़ों की मियाद 31 मार्च 2022 तक उसमें तोसी कर दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में आसमान छू रही मनशियात यानी ड्रग्स और जिनसी तिजारत यानी सेक्स बिजनेस में इसराइली बाशिंदों के अहम किरदार का दावा किया जा रहा है। यूएई में सरगर्म इसराइली शहरियों की बड़ी तादाद ने अपनी इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों को मनशियात और जिनसियात के शोबों से मखसूस कर दिया है। ये इंकशाफ खुद इसराइली मीडिया ने किया है। इसराइली चैनल 12 ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि जब से अरब अमारात ने मकबूजा फ़लस्तीन में रहने वाले इसराइलियों पर अपने दरवाजे खोले हैं, तब से तकरीबन 1000 इसराइली ताजरों ने मंशियात की स्मगलिंग, जिनसियात और मनी लॉन्ड्रिंग के शोबे में अपनी सरगर्मियां शुरू की हैं, जबकि बाज़ टूरिज़म, रियल इस्टेट और होटल मैनेजमेंट के शोबों में भी मसरूफ़ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अरब अमारात और इसराइली हुकूमत के दरमियान हुए इब्राहिम मुआहदे को अभी 1 साल भी नहीं गुजरा है, मगर इसी दौरान दुबई इसराइलियों के लिए एक अहम सयाहती मरकज़ यानी टूरिस्ट सेंटर में तब्दील हो चुका है। इस दरमियान गासिब सहियोनी हुकूमत के फ़ौजियों की फायरिंग और शेलिंग से एक फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। खुदूस खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों ने फायरिंग और आंसू गैस के शेल फायर करके एक 57 साला फ़लस्तीनी फ़हमी हमद को शहीद कर दिया। मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों ने इस फ़लस्तीनी को शुमाली क़ुद्स के कलंदिया कैंप में हमला करके शहीद कर दिया। इस हमले में दिगर 2 फ़लस्तीनी नौजवान ज़ख्मी भी हुए हैं। वाज़ेह है कि सियोनी फ़ौजी ने मुतादिद बहानों से फ़लस्तीनी नौजवानों को निशाना वो बनाते रहते हैं और फ़लस्तीनियों के घरों को भी मुनहदम कर देते हैं। मशहूर तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के अदाकार अर्तुग बे का कैंसर के बाद इंतकाल हो गया है। तुर्क सीरीज़ अर्तुगरुल गाजी में अर्तुग बे का किरदार अदा करने वाले तुर्क अदाकार आइबरिक पैक्चन 51 बरस की उम्र में कैंसर की वजह से इंतकाल कर गए। 51 साला तुर्क अदाकार आइबरिक पैक्चन लंग कैंसर में मुब्तला थे। आइबरिक पैक्चन को उनके आबाई गांव मर्सिया में सुपुर्द खाक किया जाएगा।
आइवरिक पैक्चन के इंतकाल के इत्तला अर्तुगरुल गाजी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महमद बोजदाक ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए दी है। उन्होंने लिखा, हमारे प्यारे आइवरिक पैक्चन, जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी में अपनी जानदार अदाकारी का लोहा मनवाया, उनका इंतकाल हो गया है। मैं अल्लाह से अपने भाई के लिए रहम की दुआ करता हूँ और ख़ानदान और मद्दाहों के लिए सब्र की ख्वाहिश करता हूँ। बता दें कि आइवरिक पैक्चन 22 मई 1970 को पैदा हुए और साल 2001 में उन्होंने बतौर अदाकार अपने करियर की शुरुआत की। आइवरिक ने बेशुमार प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन अर्तुगरुल गाजी में उर्तुग बे के किरदार ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचाया। उर्तुग बे अर्तुगरुल गाजी के दूसरे सीज़न का हिस्सा बने और फिर आखिरी यानी 5वें सीज़न तक अर्तुगरुल गाजी के वफादार सिपाही उर्तुग बे के तौर पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ के लिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। मोदी सरकार के मंत्री अब जजों के तबसरे के खिलाफ भी बोलने लगे हैं। दरअसल मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने अदलिया कौंसिल और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तालमेल पर बात करते हुए जजों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के बारे में जजों को सोच समझ कर बोलना चाहिए, हालात को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदलिया और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तालमेल होना ज़रूरी है, लेकिन किसी के काम में मदाखलत नहीं होनी चाहिए। किसी की भी तनकीद करना ठीक है और की जा सकती है, लेकिन ज़बान का लिहाज रखना चाहिए। अदालत को भी ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है। हर कोई अपना काम कर रहा है। तीखी तनकीद करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अच्छे कामों की तारीफ भी होनी चाहिए। किरण रिजिजू ने कहा कि पूरे मुल्क में शहरियों के पास वोटर कार्ड होता है और ये सबसे अहम है जो शहरी हक और जमहूरियत की अहमियत को बताता है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना दौर में भी इलेक्शन कमीशन ने अच्छे तरीके से चुनाव मुनक्कद करवाए हैं। कांग्रेस को यूपी इलेक्शन से पहले बड़ा झटका लगा है। सीनियर कांग्रेस लीडर आरपीएन सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन भी कर चुके हैं। इस्तीफा देने से पहले आरपीएन सिंह ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा। अपना इस्तीफा ट्विटर पर पोस्ट करते हुए आरपीएन सिंह ने लिखा कि आज जब पूरा मुल्क यौम जमहूरिया का जश्न मना रहा है, मैं अपनी सियासी जिंदगी में नया बाब शुरू करने जा रहा हूँ। उन्होंने सोनिया गांधी से मुखातिब होते हुए लिखा कि मैं कांग्रेस पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत से फौरी इस्तीफा देता हूँ। मुल्क, लोग और पार्टी की खिदमत करने का मौका देने के लिए शुक्रिया। इस्तीफा देने से पहले ही उन्होंने ट्विटर से अपने बायो में से कांग्रेस का नाम हटा दिया था। बादशाह मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने जहां पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा कि कांग्रेस के नजरियात बदल चुके हैं, वो अब पुरानी जैसी पार्टी नहीं रह गई। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए विकास के मुद्दे को अपनाते हुए गरीब कल्याण की सही मायने में विश्वास रखते हुए उत्तर प्रदेश को देश की एक नंबर बनाने के लिए आज हमारी साथ आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग हुई है। और आरपीएन सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति है जिनके बारे में एक शब्द कहना उचित होगा। कभी कभी हमारे जो दो, मेरे लिए तो बड़े अत्यंत प्रसन्नता की बात है, जब से मैं 2004 लोकसभा आया तब से मैं सिंधिया जी के पीछे पड़ा हुआ था। सिंधिया जी, आप सही नेता गलत जगह पे हो। ऐसे ही मैं एक दो बार आरपीएन सिंह जी जब भारत सरकार में शायद नॉर्थ ब्लॉक में बैठते थे, तब मैं उनको एक बार हमारी इलाके की कुछ प्रसंगों लेके गया था। फिर भी उनको भी बहुत मेरा मित्रता नहीं था। तब भी मैंने कहा था कि आप जैसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी चाहिए, देश को आगे ले जानी चाहिए। आज इसीलिए मैं बहुत
दोनों को धन्यवाद देता हूं। सिंधिया जी पहले आ गए थे और आरपीएन सिंह जी जैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना, मोदी जी की नेतृत्व को स्वीकार करना, ये एक शुभ संकेत है। मैं आज के अवसर पे फिर उनको पार्टी में स्वागत करता हूं। एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 4 और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। हिंदुस्तान में जब प्रगति होगी तो देश में प्रगति होगी। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन में 100 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई करने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अब तक अपने उम्मीदवारों की 5 लिस्ट जारी कर दी है। कल जारी की जाने वाली लिस्ट में उन्होंने ललिता कुमारी को नगीना हल्का असम्बली के बिजनौर जिले से उम्मीदवार बनाया है। दूसरी जानिब पार्टी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर जमकर तंज और तनकीदी हमले किए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बाबा अब वजीर आला से साबिक वजीर आला बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बाबा में हमदर्दी होती तो वो उन लोगों से माफ़ी मांगते जो दूसरी लहर में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी की वजह से वफात पा गए। बाबा ये तो बताओ कि नए अस्पताल कितने बनाए, कितने डॉक्टरों की भर्ती हुई। इंशाअल्लाह बाबा वजीर आला से साबिक वजीर आला बनने जा रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने आज किए अपने एक और ट्वीट में इशारों में योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती का नाम लिए बगैर लिखा कि इस इलेक्शन में बाबा, भैया और बहन जी को बाय बाय। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आज 10% कोरोना इन्फेक्शन का रेशियो दर्ज हुआ। 15 जनवरी को दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा 30% इन्फेक्शन दर्ज हुआ था। पिछले 10 दिनों में इन्फेक्शन की शरह 20% तक घट गई है। ये सब वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की वजह से हुआ है। दिल्ली में 100% लोगों को पहला डोज और 82% लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। दिल्ली में यौम जमहूरिया के मौके पर एक प्रोग्राम में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही। दिल्ली में कम होते कोरोना केसेस के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि जल्द ही तमाम पाबंदियां हटाई जाएंगी। बता दें कि केजरीवाल हुकूमत ने इससे पहले ही नाइट कर्फ्यू हटाने का ऐलान किया था, ताहम एलजी ने हुकूमत के फैसले पर पाबंदी लगाते हुए नाइट कर्फ्यू बरकरार रखने का हुक्म जारी किया था। इस दरमियान दिल्ली में यौम जमहूरिया के पेश नज़र मुनक़दा एक प्रोग्राम में सीएम केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली हुकूमत के तमाम ऑफिसों के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। दोनों ने सपना देखा था एक ऐसे भारत का जहां हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। दोनों ने सपना देखा था एक क्रांति का, एक रेवोल्यूशन का। आज वही क्रांति और वही रेवोल्यूशन हम लोगों का भी सपना है। मुझे खुशी है कि चाहे आजादी के 70 साल बाद ही सही, लेकिन दिल्ली के अंदर इन लोगों का सपना अब धीरे धीरे पूरा होने लगा है। आज सवेरे जब दिल्ली के स्कूल खुलते हैं तो उनकी एक क्रांति हर दिल्ली के स्कूल के अंदर जीवंत हो जाती है। आज दिल्ली के हर बच्चे की आंखों के अंदर वो क्रांति नजर आती है। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं ये ऐलान करता हूं कि दिल्ली सरकार के हर दफ्तर के अंदर, दिल्ली सरकार के हर ऑफिस के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की
तस्वीरें लगाई जाएंगी। अब हम नेताओं की तस्वीर नहीं लगाएंगे, अब मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगानी, अब हमें तस्वीरें लगानी है इन दो महानुभावों की, बाबा साहब अम्बेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की। इन दोनों के असूलों के ऊपर हमारी दिल्ली सरकार चलेगी और ये दोनों हम लोगों को हर कदम पे प्रेरणा देते रहेंगे। भारत माता की। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने पहली मरतबा कोरोना वायरस के खात्मे की कही बात। टेड्रोस गैब्रियस ने कहा, अगर किए जाएं जामे इक़दाम तो साल 2022 में ही कोरोना वायरस को किया जा सकता है खत्म। दुनिया के कई ममालिक में कोरोना वैक्सीन, लॉकडाउन और दीगर पाबंदियों के खिलाफ जारी है एहतजाज। जर्मनी के कई शहरों में हजारों अफराद ने सड़कों पर निकलकर वैक्सीन के खिलाफ निकाली एहतजाजी रैली। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में फौज की बगावत को मिली अवामी हिमायत। लोगों ने सड़कों पर निकलकर मनाया जश्न। सदर रोक क्रिश्चियन काबोरे के बारे में नहीं मिल रहे हैं सुराग। फौजी कैंप में कैद करने का अंदेशा। सेंट्रल लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने जजों की ही ले ली क्लास। सोच समझकर बोलने का सिखाया सबक। कहा, इलेक्शन कमीशन के बारे में जजों को सोच समझकर और जबान का लिहाज रखकर बोलना चाहिए। कांग्रेस को लगा यूपी इलेक्शन से पहले बड़ा झटका। सीनियर कांग्रेस लीडर और राहुल की टीम में शामिल RPN सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बीजेपी में शामिल होने के बाद जमकर की PM मोदी की तारीफ। कांग्रेस के बारे में कहा, अब वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को बाबा कहकर मुखातिब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने खूब किया तंज। ट्वीट में लिखा, बाबा अब वजीर आला से साबिक वजीर आला बनने जा रहे हैं। बाबा भैया और बहन जी सिलेक्शन में होंगे, बाय बाय। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए PPN चैनल।